Design lab class. We are going to study about the analysis of forces acting on spur gear. This is the objective for today. What is free body diagram? देखिए मेरे साथ around 14 participants joined है. Yes, Mr. Vikas Gola, are you hearing me? Yes, sir. Yes. What Yes, is sir. free Yes. body diagram? Please unmute your mic and ask. Tell me what is free body diagram? FBD. Free body diagram is a diagram in which all the forces, Yes, sir. है ना, all the forces, including reaction forces, including friction forces, है ना, including magnetic forces, all forces, gravitational forces, every forces. सारी फोर्सेस को सर फ्री बॉडी डायग्राम में सभी फोर्सेस को शो करते हैं उसके अंदर. हाँ नहीं शो करते हैं, लेकिन बाय डिटैचिंग द बॉडीज, बॉडीज को डिटैच करना भी जरूरी है ना. जैसे पहला गियर एक बॉडी है, दूसरा गियर एक बॉडी है, तो अभी तो ये आपस में टच कर रहे हैं, है ना. यस सर. फ्री बॉडी डायग्राम में इनको डिटैच करना जरूरी है, इनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे दिखाना जरूरी है. नाउ इट इज ए फ्री बॉडी, इट इज आल्सो ए फ्री बॉडी. नाउ यू आर शोइंग ऑल द फोर्सेस on this body, you are showing all the forces on this body. Both the bodies are in equilibrium. Both the bodies are in equilibrium. So summation of all the forces acting on this body is 0. Summation of all the forces acting on this body is also 0. So that is free body diagram. तो चलिए एनालिसिस ऑफ द फोर्सेस में. तो गियर पर कितने तरह के फोर्स एक्ट करते हैं? दो तरह के फोर्स एक्ट करते हैं. एक तो पीटी एक्ट करता है और एक पीआर एक्ट करता है ना. पीटी टेंजेंशियल फोर्स कहलाता है, पीआर रेडियल फोर्स कहलाता है. ठीक है, पीटी होता है हमारा पी cos अल्फा, पीआर होता है पी sin अल्फा. वैसे एक रिलेशन और भी है, पीआर इक्वल टू पीटी tan अल्फा. ये हमने कल प्रूव किया. ठीक है, अब इस पीटी के लिए पीटी जनरली क्या रहता है? पी cos अल्फा. बट दिस पी इज अननोन इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. दिस पी इज अननोन. हमें पता ही नहीं होता कि पी की वैल्यू क्या है ना, और हमें गियर डिजाइन करने होते हैं. तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जनरली ये पी की वैल्यू नहीं दी जाती है ना. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में कैसे स्टार्टिंग होती है? वो ये कहते हैं कि दिस इज द पावर रिक्वायरमेंट, लेट 5 किलोवाट, दिस इज द आरपीएम. वो आपको कहते हैं कि हमें इस कंपाउंड गियर के थ्रू, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गियर ट्रेन के थ्रू दिस मच ऑफ पावर हैज टू बी ट्रांसमिटेड. सो पावर इज गिवन 5 किलोवाट, पावर हैज टू बी ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो कल के क्वेश्चन में यदि हम देखें तो हमने क्या किया था? देयर वाज वन गियर, उसके बाद अनदर गियर. दिस गियर इज ऑन वन शाफ्ट. ऑन दिस गियर देयर आर two gears on this shaft and this is again match. दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड का इतना पार्ट? दिख रहा होगा ना, इट इज विजिबल. सो दिस इज, उन्होंने नीचे से नंबरिंग करी हुई है ना. दिस इज गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4. तो बताइए कंपाउंड गियर ट्रेन क्यों है ये? व्हाई इट इज नॉट ए सिंपल गियर ट्रेन? टेल मी समथिंग. सर एक ही शाफ्ट पर दो गियर लगे हुए हैं. यस, 2 and 3 are on the same shaft. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना. एक शाफ्ट में दो गियर लगे हुए हैं, इसका मतलब ये कंपाउंड गियर ट्रेन है. तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस मच पावर हैज टू बी ट्रांसमिटेड एट व्हाट इज आरपीएम गिवन. कल मैंने आपको क्वेश्चन तो कुछ पढ़ के सुनाया था. कितनी आरपीएम दी हुई है ये बताइए. मैंने आपको पेज नंबर भी बताया था. इट वाज अ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इन द कैटेगरी ऑफ स्पर गियर्स. पेज नंबर 634 के आसपास होना चाहिए या 680 के आसपास. लेट आई ओपन इट. 678 पर है. 678 पर है ना. चलिए मैं उसी को ओपन कर लेता हूं. सो इट इज ऑन 678. नंबरिंग नीचे से स्टार्ट है और पावर जो दे रखी है वो 720 आरपीएम. सो दिस इज द पावर. ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पी अननोन होता है तो पीटी को कैसे कैलकुलेट करें. पी अननोन, तो पीटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, हम इन दोनों की हेल्प से टॉर्क निकाल सकते हैं. टॉर्क के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय पावर डिवाइडेड बाय 2 पर. यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? टॉर्क. ठीक है, तो टॉर्क निकाल लेते हैं पहले. तो 16 10 to the power 6, पावर इज 5, 2 into 3.14 या पाई जो भी है, n is 7. जरा सॉल्व कर दीजिए कितना आता है. प्लीज टेक योर कैलकुलेटर्स
and tell me what is the value of torque. लैब क्लास हो चाहे थ्योरी क्लास हो, कैलकुलेटर लेके बैठा करिए, है ना प्लीज। कोई भी आप में से एक जना बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। हाँ बोलिए, टेल। शिवम शर्मा, सूर्यांश पटेल, सोहम त्यागी, तपन चाहर। तपन चाहर बताएं कितना आंसर आ रहा है टॉर्क का। उदित कुमार, वरुण कुमार, काफी लोग हैं मेरे साथ। पुष्कल गौतम, शिव शंकर, शिवम पचौरी है मेरे साथ, विकास गोला है। एनीवन प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ टॉर्क विथ यूनिट। तो यूनिट क्या आने वाली है, न्यूटन एमएम। इस फॉर्मूले से यूनिट किस में आएगी, न्यूटन एमएम में आएगी। जब पावर किलोवाट में लोगे और ये आरपीएम में होगा। तो आंसर कीजिए, बिकॉज़ 10 टू द पावर 6 ये फैक्टर है जिसकी वजह से हमको ये यूनिट मिल गई है, न्यूटन एमएम। इन मशीन डिजाइन जनरली वी वर्क ऑन दीज यूनिट्स न्यूटन एंड एमएम, है ना। फोर्स यूनिट इज न्यूटन एंड लेंथ डायमेंशन और डिस्टेंस इज इन मिलीमीटर। सो जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ टॉर्क। एनीवन, कोई नहीं निकाल पा रहे सर थोड़ा सा सर लास्ट वैल्यू नहीं दिख रही है बस। सर 6634.81। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं आप। 34.81। 66348.19। यस, 66348.19 न्यूटन एमएम। ठीक है, ये हमको टॉर्क मिला। चलिए अब मैं क्या करूंगा, देखो टॉर्क का एक तो ये फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला टॉर्क का ये भी है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज गिवन बाय diameter divided by 2. So this is the radius. सर ये पॉइंट जो है 4 के बाद लगेगा, 8 के बाद जो लगाया 66348.19 आपके पास यहाँ पॉइंट लगना चाहिए 8 Yes, से sir. पहले। यस सर। हाँ सर 72 के आगे 00 है 10 है। 10, it is 10। तो वो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो यहीं आएगा, है ना। 6634.81 चेक कर लीजिए सभी। ठीक है, ये 2 0 से किया होगा तो, है ना। अब ये चेक करिए, मतलब ये जो भी 6634.81 है या 6634.8 पॉइंट समथिंग है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आप इसको कर लीजिएगा जो भी आ रहा है। सो टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन बाय डी बाय टू, है ना। ये डी बाय टू कैसे आया देखो, मान लीजिए दिस इज द गियर, ठीक है। अब यहां पर दिस इज अ पिच पॉइंट एंड हियर द फोर्स इज कमिंग पीटी, दिस इज द सेंटर ऑफ द गियर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पिच पॉइंट, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज द रेडियस। सो रेडियस इज गिवन बाय डी बाय टू। So PT multiplied by D by 2 will give you the torque. ठीक है, तो टॉर्क के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है 60 10 to the power 6 किलोवाट डिवाइडेड बाय 2 पाई है और एक PT into D by 2. So from here we can find PT. So PT is 2 times torque divided by T. ठीक है, 0.8 के हाँ किसके बाद है बोलते हैं लेकिन फिर चुप हो जाते हैं। बताइए ना किसके बाद पॉइंट है। सर 0.8 के बाद ही लगेगा सर। पॉइंट जो है वो 8 के बाद ही लगेगा। यस यस सर। जो पहले था वही ठीक है, 66,348.19 न्यूटन एमएम। ओके, सो टेंजेंशियल फोर्स इज गिवन बाय 2 टाइम्स mt by d। तो यहां से देखिए मैं टेंजेंशियल फोर्स 2 टाइम्स mt डिवाइडेड बाय d। अब देखिए टॉर्क मुझे यहां से पता है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या है 2 * 66348.19। दिस इज द टॉर्क। नाउ व्हाट इज द डायमीटर। सो क्वेश्चन को देखिए पढ़ के कि क्या क्वेश्चन में हमको डायमीटर गिवन है। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। ए ट्रेन ऑफ स्पर गियर इज शोन इन फिगर, गियर 1 इज द ड्राइविंग गियर, ट्रांसमिट्स 5 किलोवाट पावर एट 720 आरपीएम, 5 किलोवाट एट 720 आरपीएम, है ना। उसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ द टीथ ऑन गियर 1 2 3 4 आर 20 50 30 60। चलिए मैं यहां से लिख देता हूं 20 50 30 60। These are the number of teeth, है ना, 20 teeth, 50 teeth, 30 teeth, 60 teeth.
These are the number of the teeth on the gears. Gear have a 20 degree full depth involute profile. है ना, gear की प्रोफाइल तीन तरह की होती है, एक 14.5 डिग्री की प्रोफाइल होती है, एक 20 डिग्री की होती है और एक 20 डिग्री स्टफ टूल होती है ना। इसके बारे में भी हम थोड़ी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ द प्रोफाइल, है ना। ये प्रेशर एंगल है, 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल हो तो वो एक प्रोफाइल है, 20 डिग्री प्रेशर एंगल, 20 डिग्री स्टफ टूल, है ना। स्टफ टूल का मतलब होता है टूथ की हाइट को थोड़ा सा हम क्राउन कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं हाइट, ठीक है। ड्यू टू सम रीजंस हम उस हाइट को कम करते हैं, है ना। हाइट कम होने से, डिस्टेंस कम होने से बेंडिंग मूवमेंट कम हो जाता है ना। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टूथ की हाइट कम होने से बेंडिंग मूवमेंट कम हो जाता है, बेंडिंग मूवमेंट के कम होने से बेंडिंग स्ट्रेस कम जनरेट होता है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस कम जनरेट होने से टूथ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो 20 डिग्री स्टफ टूथ जो है वो थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, उसके लिए हम इसे क्राउनिंग कर देते हैं। तो ये तीन तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा इज द प्रेशर एंगल। तो हमारे क्वेश्चन में अल्फा जो है वो 20 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। The gears have a 20 degree full depth involute profile. Calculate the tangential and radial components of the tooth forces between gear 1 and gear 2, gear 3 and gear 4. ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और मॉड्यूल इज गिवन 4 mm, मॉड्यूल भी दिया हुआ है, मॉड्यूल इज 4 mm। चलिए अब देखो, मॉड्यूल गिवन है, नंबर ऑफ द टीथ गिवन है, तो डायमीटर तो क्या पता चल जाएगा। डायमीटर इज given by d equal to mz, d equal to mz। तो बताइए गियर नंबर 1 का डायमीटर कितना होगा भाई? उसके टीथ है 20 और मॉड्यूल कितना है 4 mm, तो 20 into 4 80। तो इस गियर की जो डायमेंशन है वो है 80 mm। इसका जो डायमीटर है d1 कह सकते हैं इट इज 80 mm एंड d2 इज गिवन बाय mz, z is 50, m is 4, 50 into 4 200। So D2 is 200, D3 बताइए कितना हुआ? 34 जा 120, 64 जा 240। तो हमारे पास D1, D2, D3, D4 all are available, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बताओ? टॉर्क। अब बताओ टॉर्क में कौन से गियर पे निकाल रहा हूं? 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर। यहाँ तो 4 गियर है ना, तो आप कौन से गियर? अच्छा आप बताओ पावर जो थी 5 किलोवाट पावर 720 आरपीएम, ठीक है। 5 किलोवाट पावर 720 आरपीएम, ये किसकी स्पीड है? गियर 1 की स्पीड है या गियर 4 की है, 2 की है, 3 की है? ये 720 आरपीएम किसकी स्पीड है? तो हमेशा क्वेश्चन में जो स्पीड दे रखी होती है वो दे रखी होती है ड्राइवर की, है ना। और जनरली ड्राइवर कौन होता है? तो यहाँ पे गियर नंबर 1 जो है, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है एंड नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, so we will consider this first gear as a driver. We will consider this first gear as a driver. So this gear is rotating at 720 rpm and it is transmitting 5 kilowatt power to this gear, ठीक है। तो अब बताओ 5 किलोवाट पावर, यहां पे पावर क्या है, यहां पे पावर क्या है, यहां पे पावर क्या है? गियर 4 पे पावर क्या है बताओ? पावर सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है? एनीवन? क्वेश्चन में 5 किलोवाट पावर दे रखी है, ठीक है। तो ये पावर 1 2 3 4 में सब कहां पर है? किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका? एनीवन? चलिए मैं बताता हूं। तो पहले पे ही होगी, सबसे ज्यादा पहले पर होगी, मतलब 5 किलोवाट यहां होगी, यहां पे क्या हो जाएगी? हो सकता है कुछ लॉस हो जाए यहां पे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यहां पे रिड्यूस होगी। यस सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पावर इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, पावर ट्रांसमिशन, है ना। देखो पावर में लॉस क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। पावर कम क्यों होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। और यहां पर बताओ गियर्स के बीच में कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है या रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है? एनीवन, इट इज रोलिंग फ्रिक्शन। Rolling friction between these two gears, rolling friction between these two gears, and coefficient of friction for the rolling is very very small. Coefficient of friction for the sliding is high.
ठीक है, तो जब भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है पावर लॉस होता है, हम उसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। बट because rolling friction is very very small, the coefficient of friction is very very small, so power loss is very very small, so we neglect that loss. In the case of spur gear, we neglect that loss and we consider the power is same everywhere. Power is same everywhere. तो 5 किलोवाट जो पावर है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं टॉर्क के बारे में। ये 66,348 जो टॉर्क निकला है न्यूटन एमएम, ठीक है। ये टॉर्क कौन से गियर का है? गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4? एनीवन? सर गियर 1 का निकला है, लेकिन ये सेम गियर 1 का निकला है क्योंकि हमने डायमीटर कौन से गियर का यूज किया है? अभी तो हमने कोई डायमीटर यूज ही नहीं किया ना, अभी तो हमने सीधे सीधे टॉर्क निकाल दिया पावर से और आरपीएम से। तो आरपीएम किसकी थी? गियर 1 की थी, इसलिए ये टॉर्क भी गियर 1 का है। ये टॉर्क किसका है? गियर 1 का है। अब बताओ टॉर्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या टॉर्क रिड्यूस होता चला जाएगा या टॉर्क सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस? एनीवन? जैसे पावर तो कांस्टेंट थी, है ना, लेकिन टॉर्क के बारे में, टॉर्क तो बदलता रहता है। टॉर्क किस पर डिपेंड करता है? डायमीटर ऑफ द गियर पर डिपेंड करता है, d/2, ठीक है, d/2 पर डिपेंड करता है। तो बताओ इन दोनों गियर्स में किसका डायमीटर ज्यादा है? गियर 1 का या गियर 2 का? गियर 1 का डायमीटर 80 है, गियर 2 का डायमीटर 200 है। तो गियर 2 का डायमीटर ज्यादा है, इसलिए इसका टॉर्क ज्यादा होगा। क्योंकि ये दोनों गियर आपस में मैच हैं, तो इन दोनों के बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा वो तो इक्वल होगा। कल के फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने बताया था कि दो गियर्स के बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो इन दोनों गियर्स के बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स है वो डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड पीटी की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन डी चेंज हो जाएगा। डी के चेंज होने से गियर 2 का टॉर्क बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो गियर 1 से गियर 2 का टॉर्क ज्यादा होगा। अब बताओ गियर 3 के बारे में क्या ख्याल है? गियर 3 के टॉर्क के बारे में बताइए। 2 से कम होगा। क्या होगा? कम होगा, ज्यादा हो जाएगा, बराबर रहेगा? 3 ऑप्शन। Are you learning something? We are discussing the force analysis of the spur gear, है ना, or the compound gear train. And at last we will make a MATLAB program to calculate the forces. But first understood the process. How to do the force analysis? Power is given, RPM is given. First calculate the torque. This is the torque on the driver. Driver is pinion. ठीक है? Then you can find the torque here, you can find the torque here, here, जहां जहां जरूरत है आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। पावर इज कांस्टेंट थ्रू आउट दी होल प्रोसेस। तो ये हमारा डी की वैल्यू कितनी है? 80। 80 से डिवाइड करिए और बताइए कितना आंसर आता है। कितना? 2/80, 40 से डिवाइड कर दो 66,348 को। आंसर बताते रहिए, कोई एक जना रिस्पॉन्ड करते रहो। चालीस से भाग लगा के क्या आंसर आ रहा है? विकास बोला 40 से डिवीजन के बाद क्या आंसर आ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर 1658.7। 658.7 यूनिट इज न्यूटन। सर 1658.7। 1658। यस सर। ओके, सो इट इज 1658.7, इट इज द पीटी, ठीक है। तो बताओ गियर 1 पर कितना टेंजेंशियल फोर्स है? 1658.7 न्यूटन, ठीक है। गियर 1 का फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं आप। गियर 2 पर कितना फोर्स है टेंजेंशियल? सेम। जब दो गियर आपस में मैच करते हैं तो उनके टेंजेंशियल फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो गियर 1 का टेंजेंशियल फोर्स PT1 भी यही हुआ और PT2 की वैल्यू भी यही होगी।
1658.7 meter. PT1 means tangential force on the gear 1, PT2 means tangential force on the gear 2. यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब देखो, जब PT1 आप निकाल चुके हो तो क्या PR1 निकाल सकते हो? बताइए, जब आप PT1 निकाल चुके हो तो क्या आप PR1 निकाल सकते हो? PR1 is a radial component, है ना? स्मॉल r कर देते हैं, तो radial component is given by PT1 tangent of alpha. So PT1 is 1658.7 multiplied by 10 of 20, है ना? Pressure angle is given 20 degree in our question, है ना? यहाँ लिख देते हैं alpha is 20 degree. In our question the profile is given 20 degree. मल्टीप्लाई करिए इसको 10 20 से, कितना आंसर आ रहा है? 603.71. 603.71 Newton. So this is the radial force on the gear 1. ठीक है, radial force on the gear 1. And what is the radial force on the gear 2? Same. They are equal in magnitude but opposite in direction. कल के फ्री बॉडी डायग्राम को ध्यान से देखिए, PR1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो PR2 का डायरेक्शन अपवर्ड है. They are equal in magnitude. ठीक है, so PR2 की वैल्यू यही होगी 603.71 Newton. Right? So this part is over. 1 and 2 गियर का हमने फोर्स एनालिसिस कर लिया, कितना उन पे टेंजेंशियल आ रहा है, कितना उन पे रेडियल आ रहा है. We have done it. Now can you do the force analysis on gear 3 and gear 4 in the similar fashion? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस और नो बोलिए. We can do it, है ना? We can do it. तो देखिए कैसे करेंगे, बताओ. Any idea? सर पावर तो सेम रहेगी. पावर सेम है ना? बस हमें क्या चाहिए? आरपीएम. We need RPM. So what is the RPM of gear 3? What is the RPM of gear 3? जब हमें 3 और 4 को एनालिसिस करना है तो हमें गियर 3 की आरपीएम पता होनी चाहिए. 3 और 4 में कौन ड्राइवर है? ड्राइवर ड्रिवन. ठीक है, तो ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन. दिस इज द फर्स्ट ड्राइवर, दिस इज द लास्ट ड्रिवन. ठीक है, तो आरपीएम निकालना बड़ा आसान. देखो इसकी आरपीएम कितनी है? 720. ठीक है, 720 इसकी आरपीएम है. तो आरपीएम और डायमीटर में या आरपीएम और टीथ में रिलेशन होती है n1 by n2 equal to z2 by z1. ये रिलेशन कल हमने प्रूफ करी है. यस सर. ठीक है, सो n1 by n2 is z2 by z1. n1 की वैल्यू 720 आरपीएम है, n2 हमको अननोन है, z2 की वैल्यू 200, z2 की वैल्यू 50 है, 50 टीथ, और z1 की वैल्यू 20 है, 20 टीथ. तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड n2. बताओ n2 कितना आएगा? कैलकुलेट करो. बताइए. 288. 288 आरपीएम. वेरी गुड. तो n2 की वैल्यू आ गई 288 आरपीएम. n1 की वैल्यू 720 आरपीएम, है ना? स्मॉल एस लिखते हैं, स्मॉल है n1 n2. ये भी मैं स्मॉल कर सकता हूं. एक ही है इक्वेशन रखें, हर जगह या तो कैपिटल रखें या हर जगह स्मॉल रखें, है ना? So n1 is 720, n2 is 288. Now what is n3? Anyone? बोलिए, n3 की वैल्यू क्या होगी? n2 के बराबर ही होगी. एक ही शाफ्ट पर जब दो गियर होते हैं तो उनकी आरपीएम इक्वल होती है. ऐसा हो सकता है कि एक ही शाफ्ट पे दो गियर हैं और अलग अलग आरपीएम से रोटेट हो रहे हो? इट इज नॉट पॉसिबल. सर आरपीएम चेंज नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले गियर का चेंज हो सकता है. नहीं, नेक्स्ट गियर की तो हम बात कर ही नहीं रहे ना, हम तो गियर 3 की बात कर रहे हैं. फिर तो सर आरपीएम सेम होगा. हाँ, तो गियर 2 और गियर 3 का आरपीएम सेम होगा बिकॉज़ दे आर ऑन द सेम शाफ्ट. तो n3 की वैल्यू इज 288 होगी. ठीक है, इसी तरह से हम फॉर्मूला लगा करके n4 भी निकाल सकते हैं, बट हमें अभी n4 की जरूरत नहीं है. ठीक है, हमें n4 की जरूरत नहीं है. जरूरत हो तो हम निकाल सकते हैं n3 by n4 इक्वल टू z4 by z3 लगाकर. वी कैन डू इट, बट अभी फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं कर रहे. हमारे पास n3 आ चुका है. पावर कितनी है? गियर नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं. गियर 3
गियर 3 पे आरपीएम तो 288 है, ठीक है, N3, और पावर कितनी है? पावर इज अगेन 5 किलोवाट. Power is same because the value of the rolling friction is very, very less. So we are neglecting the power loss. So power is same throughout. So RPM is 288, power is 5 kilowatt. With the help of RPM and power, we can calculate the torque. Torque is given by 60 into 10 to the power 6 into RPM. And power is 5, 2 pi into n is 280. Solve करिए. कितना आ रहा है torque? Torque on gear 3, so it is MP3. Solve करिए. Sir, 165,786.399. 165,7 86 हाँ, point 39 unit is Newton mm. yes, unit is important. हमेशा यूनिट लिखा करिए आप, है ना, और यूनिट बोला भी करिए, है ना, किसी भी वैल्यू के साथ यदि यूनिट है तो यूनिट बोलनी चाहिए. So 165,786.39 Newton mm is the torque. ठीक है. Once the torque is available, we can find the tangential force. हम tangential force निकाल सकते हैं. तो tangential force निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? PT3 is twice MT3 divided by diameter D3. सब कुछ गियर 3 के लिए हो रहा है. टॉर्क भी गियर 3 का, डायमीटर भी गियर 3 का, तो टेंजेंशियल फोर्स भी गियर 3 का ही निकलेगा. ठीक है. तो टॉर्क डिवाइडेड बाय डायमीटर, सो इट इज 2 times 165,786.39 divided by D3. What is the value of D3? D3 ये देखो लिखा हुआ है, कितना mm है? 120 mm. 30 into 4 mz. M is 4, Z is 30. 30 into 4, 120. So it is 120. Solve it. The 2763.10. 2763.10 unit is Newton because it is a force. Force. It is a force. So unit is Newton only. तो देखिए ये PT3 निकल गया आपके पास. अब बताओ PT3 यदि इतना है तो PT4 कितना होगा? सर सेम ही रहेगा. सेम ही होगा because 3 and 4 are in mesh. Very good. जब भी दो गियर मैश करेंगे तो उनके टेंजेंशियल फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं. सिमिलरली रेडियल फोर्स भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं. ठीक है. तो जब PT3 की वैल्यू 2763 है तो PT4 की वैल्यू भी 2763 ही होगी. तो PT4 is also 2763.10 न्यूटन. अब बताओ PR3 कितना होगा? रेडियल फोर्स ऑन PR3 क्या फॉर्मूला लगाएं बताओ. आपको समझ आ गया? सर ये 1005.68 आ रहा है. हां PT3 tan of alpha 20. yes 2763.10 tangent of 20 है ना, tan 20. सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है? 1005.68 न्यूटन. yeah this is PR3. जो आंसर है मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ना, दिस आर द फाइनल आंसर्स. अब बताओ PR4 कितना होगा? सेम रहेगा सर. सेम होगा. ठीक है, सेम होगा. तो अब हमें देखो क्वेश्चन सॉल्व कर, आंसर जरा मैच करो. बुक में क्या आंसर आ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं आंसर. फर्स्ट आंसर आ रहा है 1657.86. बताइए आपका 1657.86 आया था? यस 1657 या 58 आया आपका, तो वो कोई दिक्कत नहीं है. एक आध न्यूटन का आगे पीछे आ रहा है तो डिपेंड, तो पाई की वैल्यू के आधार पर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ना. 3.14 ले लिया किसी ने पूरा पाई ले लिया, तो डजंट मैटर. 1657 1658 वो ठीक है. तो हमारा PT1 मैच कर रहा है बिल्कुल, है ना, 1657. और रेडियल फोर्स आ रहा है 603. हमारा रेडियल कितना है चेक करिए जरा. रेडियल कितना है? यस 603 बिल्कुल सही है. सो दिस रेडियल इज आल्सो करेक्ट, है ना, बट 1 1 2. उसके बाद गियर 3 और 4 के बीच में आंसर आ रहे हैं 2763.11. 2763.11 ठीक है, ये भी सही है ना. और रेडियल कंपोनेंट आ रहा है 1000.69. 1000.68 ठीक है. गुड. ऑल द आंसर्स आर करेक्ट.
ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मुझे जरा फ्री बॉडी डायग्राम बना के बता सकते हो चारों गियर का फ्री बॉडी डायग्राम? यदि कोई बना सकता है तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूं, उसको बताओ। I can share the screen if someone is interested to show the free body diagram of all the 4 gears. So this is gear number 1. ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस बना करके गियर नंबर 2 दिखा दिया, इधर गियर नंबर 3 दिखा दिया। ठीक है, या यहां यही दिखा देते हैं, कहीं भी दिखा दो, ये दिखा दिया गियर 3 एंड गियर 4। ठीक है, दिस इज गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4। गियर 1 और 2 मैच में है, उनके बीच में डिस्टेंस कर दिया। गियर 3 और 4 मैच में है, उनके बीच में डिस्टेंस कर दिया। ठीक है, सबके सेंटर मार्क करो, mark the center of all the gears. So this is O1, this is O2, this is O4, this is O3. ठीक है, अब ये जो पहला गियर है, बताओ ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? एनीवन? इसकी रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है।